अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, स्पेशली उन अशख़ास या अफराद के लिए जो सऊदी अरेबिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और स्पेशली लेबर में काम कर रहे हैं, और दूसरा हर वो बंदा जो सऊदी अरेबिया आने का सोच रहा है, वो किसी भी कंट्री से है। तो आज हम जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि जैसे कह लें कि किसी भी कंट्री में हम जाएँ तो हमें उनके कवानीन जो है वो पहले से जाने से पहले ही, ये बड़ी प्रोएक्टिव अप्रोच है कि उस कंट्री में जाने से पहले ही आप उनके कवानीन को ज़रूर अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। और इसलिए मैंने ये वीडियो जो है आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड इट, कि ताकि कई लोग हैं जो डिफरेंट क्वेश्चंस कह रहे होते हैं कि सऊदी अरेबिया में कौन से लॉज़ हैं, किस तरह सारा सिस्टम चल रहा है। तो मैं ट्राई करूँगा। वैसे तो हर एरिया के आप किसी भी एरिया की, किसी भी प्रोसेस की, किसी भी सिटी की, किसी भी लाइक अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रैफिक लॉज़ हैं, अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्रियल लॉज़ हैं, अगर आप लेबर की बात करें तो इसी तरह लेबर लॉज़ हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी मतलब आईटी में जो थ्रेट्स हैं उसकी बात करें तो साइबर सिक्योरिटी लॉज़ हैं। तो लॉज आर एवरीवेयर, और कोई कंट्री जो है वो लॉज के बगैर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बगैर नहीं चल सकता अच्छे तरीके से। और जिस कंट्री का कानून जितना ज़्यादा बाइज़्ज़त होता है, जितना लोग उस कानून की इज़्ज़त करते हैं, वो कंट्री उतने ही कामयाब हो रहा होता है। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे सऊदी अरेबिया के लेबर लॉज की, एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी और बेनिफिशियल फ़ील होगी। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ ट्रेनिंग ज़ोन आपका डेली लर्निंग क्लब है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि हम आपके साथ जो भी वीडियोज़ हम रिकॉर्ड करें, हम एक-दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते रहें। और कमेंट, आपके जो कमेंट्स हैं वो कहीं न कहीं मुझे भी एनर्जी देते हैं मज़ीद अ, बेहतर इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुँचाने के लिए और इस मोमेंटम को कायम रखने के लिए। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह रखें हर वीडियो के बाद, जो भी आप वॉच करें। और कोई भी वीडियो आप समझते हैं कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो यू कैन स्किप, एंड देयर आर मोर देन 300 अदर वीडियोज़ जो कि कहीं न कहीं कोई ना कोई आपके फ़ायदे की ज़रूर होगी। तो यू कैन सर्च एंड सेलेक्ट, एंड उसी डोमेन में इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट किया करें जो आपके प्रोफ़ेशन में, आपकी लाइफ़ में कहीं न कहीं आपके लिए कारआमद हो, फ़ायदेमंद हो। अब ये जो वीडियो है ये इसलिए फ़ायदेमंद है हर उस बंदे के लिए जो सऊदी अरेबिया आना चाह रहा है या ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है। चाहे वो हाई लेवल पे है, चाहे मीडियम मतलब कह लें कि सुपरवाइज़री रोल कर रहा है, चाहे वो किसी लेबर में काम कर रहा है। तो चलें दोस्तों, लेट मी जस्ट शेयर कि कौन से ऐसे लेबर लॉज़ हैं जो कि सऊदी अरेबिया में देखिए, मैं सारे तो नहीं यहाँ डिस्कस कर सकता, लेकिन आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि किस तरह टोटल अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात की जाए तो नंबर 1 से लेके ये ऑलमोस्ट 245 आर्टिकल्स हैं। 245 आर्टिकल्स हैं जो सऊदी लेबर लॉज़ के जो कानून के जो आर्टिकल हैं। अब देखें, ये जो आर्टिकल हैं इनके अंदर फिर पूरा सिस्टम इनको इंटीग्रेट किया जाता है सिस्टम के ज़रिए। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है वो इन्हीं आर्टिकल्स में से देखेगी कि उनसे रेलेवेंट कौन से आर्टिकल्स हैं जो उन्होंने फॉलो करने हैं और सिस्टमैटिक करने हैं, और उसके लिए कौन सा सिस्टम उन्हें देना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा जो एपशर है, जो एमओएल का प्लेटफॉर्म है, जो किवा प्लेटफॉर्म है, या जो भी इस तरह की चीज़ें हम सबको फैसिलिटेट करने के लिए क्रिएट की जाती हैं, वो बेसिकली उसकी जो बुनियाद है वो ये कानून है, ये आर्टिकल्स हैं। अगर हम इन आर्टिकल्स को थोड़ा-सा मतलब अ आगे डिटेल में जाएँ तो वी कैन आर्टिकल नंबर पहला जो है वो कह रहा है कि ये जो किताब है कानून की इसको लेबर लॉ कहते हैं। दूसरे आर्टिकल में वो कह रहे हैं कि ये जो लॉ है बेसिकली इसकी जो जो मीनिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है और जो मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, लेबर ऑफिस जो है वो हमें समझना पड़ेगा कि लेबर ऑफिस जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान डिस्प्यूट्स को हल कर रही होती है।
और काइंड ऑफ एचआर मिनिस्ट्री के तौर पे भी वो हेल्प आउट कर रही होती है। तो नो डाउट कि ये सारे के सारे डिसीजन हो रहे होते हैं बेस्ड ऑन द मिनिस्टर। और जो एम्प्लॉयर है वो ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि वो बंदा जो बिजनेस चला रहा है, जिसने आपको हायर किया है पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, या इंडिया से, या श्रीलंका, या किसी भी और कंट्री से। तो जो वर्क है वो है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है कि जी हम मुझे इस पोजीशन के लिए हायर किया गया है। वो कोई भी टेक्निकल फील्ड हो सकती है, नॉन टेक्निकल हो सकती है। और उसमें ओरिजिनल आपका वर्क वो है जो आप एग्जैक्टली काम करने जा रहे हैं। तो ये जो आर्टिकल नंबर 2 है, ये बेसिकली डेफिनेशंस को बता रहा है। आपके एक्चुअल वेज क्या है, कि आपकी जो सैलरी है वो बेसिक सैलरी क्या होती है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, कि बेसिक अगर आपकी 2000 सऊदी रियाल है, तो ग्रॉस सैलरी हो सकता है आपकी 2500 रियाल बने, क्योंकि आपको अकोमोडेशन के भी चार्जेस हो सकता है वो पे करें। आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो सकता है वो 250 रियाल के हिसाब से देना शुरू कर दें। तो इस प्रोस्पेक्टिव में जो ग्रॉस सैलरी है वो भी आपकी काउंट अप हो रही होती है। तो बेसिकली ये आर्टिकल 2 में सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस बताई गई। इसी तरह अगर आर्टिकल 3 की बात करें, तो ये बता रहे हैं कि हर जो सिटीजन है उसका ये राइट है कि वो काम करे। मतलब काम करना हर सिटीजन का राइट है। मतलब हम अपना घर चलाने के लिए, अपनी एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए हम एक दूसरे को सर्व कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन नो वन एल्स में एक्सरसाइज सच राइट अनलेस द कंडीशंस प्रोवाइड फॉर द लॉ आर फुलफिल्ड। लेकिन कोई बंदा भी ऐसे ही आके काम करना नहीं शुरू कर सकता है, कि पहले उसे कानून समझना पड़ेगा कि सऊदी अरेबिया में काम करने की क्या रेगुलेशन है। या आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, आपको अम्बेसी, सऊदी अम्बेसी से मुतलका आपके अपने कंट्री से वीज़ा स्टम्प करवाना पड़ेगा। आपको उस कंट्री में आने के लिए इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद इकामा बनवाना पड़ेगा, यू नो। तो उसके बाद आप मेक श्योर करेंगे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एम्प्लॉयर के साथ या बिजनेसमैन के साथ साइन हुआ है, और वो कॉन्ट्रैक्ट की वह वेबसाइट पे अपलोडेड भी है। और दैट मीन्स कि जो एचआर मिनिस्ट्री है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है सऊदी अरेबिया की, और वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है। और ये समझ लें बहुत बड़ा एक डायनामिक चेंज है, जो कि बोथ पार्टीज के लिए बेनिफिशियल है, कि एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज अब म्यूचुअली बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, कि जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया है, साइन किया है। और चूंकि अब जो विटनेस है वो एचआर मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, जो एमओएल है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है, वो बेसिकली अब मिडिल मैन का रोल प्ले कर रहे हैं, ताकि दोनों पार्टीज के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो और ये जो राइट है काम करने का, ये इक्वली ऑल सिटीजन्स का इक्वल राइट है। इसी तरह आर्टिकल 4 में जाएं तो वो कह रहे हैं कि जी जो एम्प्लॉयर है और जो वर्कर है, वो शरिया, जो शरिया लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, उन पे भी अमल करेंगे। इसी तरह आर्टिकल नंबर 5 है। इसी तरह आर्टिकल नंबर 6 है, जो इंसिडेंटल सीजनल टेम्पररी वर्कर्स के लिए है। जैसे हम लोग मुख्तलिफ कंट्री से आ रहे होते हैं, वी आर अ माइग्रेंट एम्प्लॉइज, या हम वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ, नॉट द सिटीजन्स ऑफ सऊदी अरेबिया, बट द रेजिडेंट्स ऑफ सऊदी अरेबिया। कि जो सिटीजन्स हैं वो सऊदी कह लें कि सऊदीज हैं। और जो हम लोग हैं, वी आर द रेजिडेंट्स ऑफ सऊदी अरेबिया, कि हम टेम्पररी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जब तक कॉन्ट्रैक्ट हमारा लाइव है, हम उसके मुताबिक जो है वो यहाँ काम कर रहे हैं। तो जब हम इनके कंट्री में काम कर रहे हैं, तो इनके जो सऊदी अरेबियन जो लोकल रेगुलेशंस हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और करनी भी पड़ती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि मतलब आप रेड सिग्नल क्रॉस करेंगे तो 3000 रियाल आपको पढ़ना ही पड़ना है। तो आप, आपके पास यू हैव नो चॉइस कि आप क्योंकि हर कंट्री मतलब आपके अपने कंट्री में हो सकता है कि कई लॉज आप ना फॉलो कर रहे हो, लेकिन यहाँ आके यू विल ट्राई कि जी जो भी सब लॉज फॉलो कर रहे हैं वो आप भी करें। और इसी में आपकी बेहतरी भी है, राइट। इसी तरह मतलब आर्टिकल जो 7 है, वो बता रहा है कि जो एम्प्लॉयर्स के फैमिली मेंबर्स हैं, लाइक उसके स्पॉज हो गए, बच्चे हो गए, वो सारे जो है उसके बारे में थोड़ा इसमें बताया गया है। 8 नंबर में जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट deemed null and void. The same applies to any the release or settlement of workers' rights.
और उसके राइट्स की जो सेटलमेंट है, उसकी जो वैलिडिटी ऑफ द वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, वो इसमें मतलब जो वैलिडिटी है कॉन्ट्रैक्ट की, वो हर सूरत में लाइक सऊदीज के लिए अब ओपन कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अनलिमिटेड पीरियड के लिए, लेकिन हम जो दूसरे कंट्री से आ रहे हैं, हम जो खारजी जो रेजिडेंट्स ऑफ सऊदी अरेबिया हैं, हमारा फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का साइन होता है, 3 माह का साइन होता है, 2 साल का साइन होता है, लेकिन नहीं नहीं, 2 साल से ज्यादा नहीं, मतलब 1 साल से ज्यादा नहीं हम साइन कर सकते। मतलब ये लॉ ने कंफर्म कर दिया है कि वो रिन्यू जरूर हो सकता है, दोनों पार्टीज 2 माह पहले एक दूसरे को बता के वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू जरूर कर सकते हैं, अदरवाइज जो सऊदीज है उनके लिए ये अनलिमिटेड पीरियड में भी जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। इसी तरह नंबर 9 है कि हर रिकॉर्ड, हर वर्क के कॉन्ट्रैक्ट का रिकॉर्ड रखना हर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। इसी तरह अगर 10 पे जाएं तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। 11 में जाएं तो इट्स रिटन के जी जो एम्प्लॉयर है साइंस ऑल पार्ट ऑफ हिज ओरिजिनल बिजनेस और नेचर ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, द लेटर shall give his workers all the rights and privileges, और जो भी मतलब जॉइंटली एग्रीएबल अंडर द लॉ जो भी फैसिलिटीज हैं वो एम्प्लॉयर आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। इसी तरह नंबर 12 में मुख्तलिफ प्रोविजंस बताई गई हैं कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेंट्स जो है इसके, वेयर ऑफ योर पोजीशन एंड राइट्स एंड ड्यूटी, ये आपका राइट है कि आपको पता हो कि आपके राइट्स क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं, और आप उसको रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं। इसी तरह मतलब अगर आप रफली जाएं तो टोटल 245 सॉरी द लॉज आर देयर, द आर्टिकल्स आर देयर। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये HRDS.gov.sa पे अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं भी अगर डाउनलोड करना चाहूँ तो इसको डाउनलोड को मैं क्लिक करूँगा और ये लॉ मेरे पास कंप्यूटर में भी सेव हो जाएगा। देखिए ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उनके जो लॉज हैं, स्पेशली जो लेबर लॉज हैं, वो हमें अंडरस्टैंड करने चाहिए, और ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हमें अपने राइट्स का पता चल सके, और हम उसके मुताबिक अपने एम्प्लॉयर को और इस कंट्री में एक पीस ऑफ माइंड के साथ रह सकें। इसी तरह देखें कई क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, जैसे अब मैं अगर इसको ऑफ करूं तो कई क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि जी हम सऊदी अरेबिया किस तरह आए, क्या करें। तो देखें उसका भी मैं प्रोसेस कई बार बता चुका हूँ कि अगर इसमें दो ऑप्शंस हैं। एक ये है कि आपके अपने कंट्री में जितनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं उनके पास मतलब उनके मुख्तलिफ क्लाइंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ अदर कंट्रीज में। तो वो जो कंपनीज हैं वो उनको ऑथराइजेशन दे देते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, कफाला बना के दे देते हैं कि जी आप हमारे बिहाफ पे ये इस शोबे के बंदे हमारे लिए हायर करें और हमें हमारे लिए उनके वीज़ा स्टैम्प करवाएं, वी आर मेकिंग यू ऑथराइज। तो आपका जो कंट्री में रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं, पहला रास्ता ये है कि आप उनको सर्च आउट करें और देखें कि कौन सी ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जो कि पाकिस्तान में या इंडिया में या नेपाल में आपके अपने रीजन में, आपके अपने सिटी में इवन ऑपरेट कर रही है। पहले तो आप वीज़ा की अवेलेबिलिटी उनके साथ भी चेक करें। दूसरा ये है कि आप अपने फ्रेंड पूल से वीज़ा परचेज कर रहे होते हैं, लेकिन उसे हम फ्रीलांसर वीज़ा भी कह सकते हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट के फ्री वीज़ा कोई भी नहीं होता। आप कहीं ना कहीं आपका स्पॉन्सर रिस्क ले रहा होता है आपको आज़ाद छोड़ने के लिए कि चलें जी आप काम करें, जहाँ मुझे मसला होगा तो मैं देख लूंगा। लेकिन ये जो सिस्टम है ये इस ग्रेजुअली इज बीइंग डिस्करेज एक्चुअली। अब आपको कहीं ना कहीं अपना कॉन्ट्रैक्ट का लाइव करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए भी इश्यू बन सकता है और आपके एम्प्लॉयर के लिए भी। दूसरा पॉइंट ये है कि अब उस एजेंसी को डॉक्यूमेंट कौन कौन से दें कि जी वो हमारे लिए वीज़ा, डेफिनेटली आपका जो वैलिड पासपोर्ट है 6 मंथ मिनिमम वैलिडिटी के साथ, मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट वैलिड डेट्स के साथ अवेलेबल है। उसके बाद वो बंदा डेफिनेटली ही विल आस्क कि जी आप अपना मेडिकल करवाएं अगर वीज़ा आपके नाम पे इशू होगा। ई वीज़ा डेफिनेटली अब ऑनलाइन है सारा, तो ई वीज़ा भी वो इशू करवा रहे होंगे। तो वो जो रिक्रूटमेंट कंपनी है वो बेसिकली आपके साथ सारी सेटलमेंट कर रही होगी, वहीं आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट भी शो करेगी कि जी फलां कंपनी में आपको भेजा जा रहा है, ये सैलरी होगी। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है। और उसके बावजूद जब वो मतलब एम्बेसी में आपका पासपोर्ट भेजते हैं वीज़ा लगने के लिए या लगवाने के लिए,
तो जब वीज़ा लग के आ जाता है तो फिर भी आपको ये मतलब प्रोटेक्ट लगवाना पड़ता है, ताकि आपका इंश्योरेंस और आपके जो पाकिस्तान के डेटाबेस में जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर सारा मैकेनिज्म है। वो एक अलग डिबेट हो जाएगी, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पहले वो एजेंसीज आपको हेल्प आउट करेंगी। उसके बाद एजेंसीज जो हैं, तो उन्होंने बंदा जब आप वीज़ा लग जाता है, आपकी टिकट करवा देते हैं, देन यू कम अप हियर। अदरवाइज अगर आप फ्रीलांसर का वीज़ा परचेज किया हुआ तो टिकट आप खुद लगा रहे होते हैं। अब दो रास्ते हैं, एक ये है कि आप अपनी पॉकेट से कुछ नहीं लगा रहे, आप कंपनी के वीज़ा पे आ रहे हो, कंपनी टिकट दे रही है, कंपनी वीज़ा दे रही है। अगर इस प्रोसेस में कोई एजेंसी आपसे पैसे ले रही है तो वो हराम है, पहली बात। अगर कोई एजेंसी आपसे इस प्रोसेस में पैसा ले रही है तो वो हराम है। उसकी रीज़न है कि उनको वीज़ाज़ फ्री में ऑथोराइज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो क्लाइंट है ना, जिस कंपनी से वीज़ाज़ मिले हैं, वो कंपनी उस एजेंसी की कस्टमर है, यू नो। तो एक तो ये प्रोसेस है। अगर समझ लें कि अगर आप म्यूचुअल कंसेंसस में फिर भी उनको, क्योंकि कुछ ना कुछ वो ले रहे होते हैं, तो फिर समझ लें कि फिर वो जो कस्टमर है उसने भी कह दिया कि जी हम, मिस्टर एजेंसी साहब, हम आपको कुछ नहीं देंगे, आपने मुतलका बंदे से कुछ लेना है तो ले लें, हम आपको कुछ नहीं पे करने जा रहे। तो व्हाट्सएवर, ये अंदर की सारी स्टोरीज हैं। लेकिन कंपनी वीज़ा पे आपकी कॉस्ट बड़ी मिनिमल है या बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट है। अब आप इधर आते हो, आप इमिग्रेशन प्रोसेस से एयरपोर्ट पे उतरते हो, पूरे आपके फिंगर्स होते हैं, मतलब सारे अ, उसके बाद आपका वीज़ा स्टम्प कर दिया जाता है, आपको एक बॉर्डर नंबर अलॉट हो जाता है। वो जो बॉर्डर नंबर है वो एक आमान नंबर से भी ज़्यादा है, कि जब भी आपको ट्रेस किया जाएगा सबसे पहले बॉर्डर नंबर से, कि किस बॉर्डर से आप एंटर हुए हैं, दमाम एयरपोर्ट से एंटर हुए हैं या बेरीन कॉजवे से, बहरीन से सीधा एंटर हुए हैं बाय बस, जो भी आपका रूट है, या बाय बाय सी आप एंटर हुए हैं। तो वो जो बॉर्डर नंबर है दैट इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, और वो हर सूरत में पासपोर्ट पे यू हैव टू मेक श्योर कि वो जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर है वो लिखे, जो भी सऊदी अरेबियन ऑफिसर्स हैं जो वीज़ा आपका सारा वेरीफाई करके और आपको एंट्री की परमिशन दे रहे होते हैं, वो बॉर्डर नंबर आपने पासपोर्ट पे वेरीफाई करना है कि उन्होंने किस डेट को आप एंटर हुए हैं, वो डेट की भी स्टैंप लगाई है और बॉर्डर नंबर भी इशू किया, और वो बॉर्डर नंबर रीडेबल भी है, कि वो सही पढ़ा भी जा रहा है। अदरवाइज वहां पे उस मसले का हल करें, क्योंकि बाद में जो है वो फिर आपके कफील की, आपके स्पॉन्सर की या कंपनी की भी दौड़ने लगेंगी कि ये बॉर्डर नंबर सही नहीं लिखा या बॉर्डर नंबर लिखा नहीं है, क्योंकि वो भी इंसान है, राइट। कभी मतलब रश की वजह से सम टाइम दे कैन स्किप इट। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इंसान है ना। तो अब आप एंटर हो गए हैं, वेलकम टू द न्यू कंट्री, माशाल्लाह। नया इन्वायरमेंट है, नया माहौल है, नया वेदर है, नए लोग हैं समटाइम, ओके, नई कंपनी है, नया इन्वायरमेंट है, नया कल्चर है। आप किसी और कल्चर में रह के आए हो, आपका एजुकेशन लेवल कुछ और है, यहाँ पे एजुकेशन लेवल कुछ और है। कहीं आप अनपढ़ हो, कहीं पे ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कहीं पे आप पढ़े लिखे हो और ये बहुत ज़्यादा अनपढ़ है। तो इन तमाम कल्चर्स में आप बहुत पॉजिटिव माइंड वाले हो, यहाँ पे जिस कंपनी में आप आए हो उनका ज़्यादा नेगेटिव कल्चर है। तो ये सारे फैक्टर्स, फिर खाना डिफरेंट है, फॉरगेट अबाउट के आपके कंट्री जैसे ही हर चीज़ आपको मिलेगी। आपको ब्रेव अनफ होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा आप चेंज लेके आए हैं अपनी लाइफ में, बहुत बड़ा डिसीजन आपने लिया। तो बी स्ट्रांग है ना, आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने आए हैं, तो उस हिसाब से आपको मजबूत भी तो होना पड़ेगा। और उस मजबूती में लेबर लॉज को अंडरस्टैंड करना बहुत है, ताकि आप अपने राइट्स को पहचान सकें, और अगर कुछ भी आपके साथ गलत होता है तो आपको पता हो कि आपने किस तरह खुद को सिक्योर करना है, सेव करना है, कैसे फाइट बैक करना है। वैसे तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला किसी भी उलझन से बचाए, लेकिन लाइफ है ना, अगर कोई भी मसला बनता है तो देर आर, कोई आपका कंट्री तो नहीं है कि जहाँ पे जिसके पास पैसा है, पावर है, पब्लिक है, और वो इस नशे में है कि ही कैन डू एवरीथिंग। यहाँ जिसके पास पैसा भी है, पावर भी है, पब्लिक भी उसके साथ है, फिर भी वो अंडर द लॉ है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपके कंट्री में हो सकता है कि जो पावरफुल है, जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, ओके, तो वो हो सकता है कि ये फील करे कि मैं, मतलब आई कैन डू एवरीथिंग, और वो कर भी रहा हो।
लेकिन यहाँ पे पब्लिक पावर, पैसा, मनी इन अदर वर्ड्स जितना मर्जी है आपके पास, लेकिन स्टिल यू हैव टू रिस्पेक्ट द लॉज। इसीलिए कि जो पुलिस वाला है वो बिलीनियर्स को भी उसी तरह रोक रहा है और मिलीनियर्स को भी उसी तरह रोक रहा है, और एक आम लेबर ड्राइवर को भी उसी तरह रोक रहा है, चेक कर रहा है, क्योंकि दे आर फुली एम्पावर्ड। व्हाई? बिकॉज लॉ इज पावरफुल ही। तो इस पर्सपेक्टिव में इस एनर्जी के साथ आए कि योर राइट्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरेबिया में, बिकॉज मक्का एंड मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें कुछ भी ना मिले तो ये जो दो लफ्ज है ना, यही हमें बड़ी एनर्जी दे देते हैं कि जब जब दिल भरा है जिंदगी से, चले जाओ मक्का मदीना एंड एंजॉय द सम स्पिरिचुअल जर्नी एंड बी री एनर्जेटिक एज अ मुस्लिम स्पेशली। और दोस्तों, ये जो लेबर लॉ है आप डाउनलोड करें, इसको अंडरस्टैंड करें, इसको ट्रांसलेट करें उर्दू में, हिंदी में, केरला में, वट एवर द नेशनैलिटी ऑफ द लैंग्वेज यू हैव, लेकिन कोशिश करें कि इसको समझें, तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर राइट्स। और जब आप अपने राइट्स को समझ आते हो तो फिर आप खुद भी प्रोटेक्ट करना सीख जाते हो। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आई होप ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा देगी। और देखें बाकी जितने प्लेटफॉर्म्स है ना, कि ऐप शेयर क्या चीज़ है, वहाँ पे आपका इकामा कैसे अपलोडेड है, कीवा में आप कैसे अपना कॉन्ट्रैक्ट सेव कर रहे हो, इसी तरह अगर आप तवक्कल ना ऐप पे आ रहे हो तो वो आपको किस तरह प्रोटेक्ट कर रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। और कई लोग हैं वही सारे प्रोसेस से आउट हैं, उनको ज़्यादा लेबर लॉज में भी इतना नहीं जाना पड़ रहा है, क्योंकि वो बिजनेस वर्क वीज़ा पे आए हैं, या वो विजिटर हैं, या उम्रा वीज़ा पे आए हैं, तो उनकी कंडीशंस डिफरेंट है। मैं बात कर रहा हूँ जो लोग अ, मतलब कह लें कि वर्किंग वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया में या किसी भी कंट्री में इवन जा रहे हैं, तो उस कंट्री के लेबर लॉज को ज़रूर समझें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस।